गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारी क्लासेस। आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं और कल से प्रॉपरली कंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि जो लोड था हमारे ऊपर भी वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन को। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। चलो भाई देखो, तो आज हमारे पास हमारी इंडियन पॉलिटी में जो चैप्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि कवर करना है हमें, वो है रिट्स। रिट्स, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने रिट्स के बारे में सुना हुआ है कि रिट्स होती क्या है, पर आज थोड़ा सा डिटेल में सुनेंगे, पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे। ठीक है, चलो चलो भाई। माही गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लोड एज इन, क्योंकि एग्जाम का वैसे तो एनालिसिस नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम लोगों ने पहले दिन किया था उस तरह से तो एनालिसिस नहीं कर सकते, पर उसके बाद भी चीजें थोड़ी सी वैसी चल रही थी बैकग्राउंड में कि भाई बच्चों के सामने अब और इस तरह का क्या कंटेंट लाया जाए या एप्लीकेशन में बच्चों को क्या एग्जैक्टली पढ़ाया जाए कि एग्जाम में फंसे हो। ठीक है, तो उस चीज को लेकर पूरी प्लानिंग हुई है और वो सारी चीज हो चुकी है। आज मतलब कल तक सारे टीचर्स फ्री हो जाएंगे, तो कल से तुम्हारी क्लासेस जो है लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो कल से जैसे प्रॉपरली लगती थी वैसी लगेंगी, आज से शुरू हो चुकी है। आज हम एटीएम पढ़ेंगे। तो एटीएम में हमारे पास जो टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, रिट्स। रिट्स का टॉपिक है। तो रिट्स का जो टॉपिक है बच्चों पॉलिटी में, तो आप सबको एक चीज तो आपको पता होगी कि रिट्स का मतलब क्या होता है। रिट्स का मतलब होता है उपचार। रिट्स का मतलब होता है इलाज, है ना। अंग्रेजी में कहें तो रिट्स का मतलब होता है रेमेडीज। पर रेमेडीज या इलाज या उपचार तो किसी बीमारी का होता है। तो क्या रिट्स किसी बीमारी का इलाज है? बिल्कुल। तो बीमारी क्या है? बीमारी है यहां पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जब भी उल्लंघन होगा किसी व्यक्ति के, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनका उपचार या इलाज करवाने के लिए रिट्स इश्यू करवा सकता है। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। नंदा पॉलिटी बेटा इंडियन ज्योग्राफी खत्म होके होगा। ठीक है, चलो, और फाउंडेशन में सब कुछ होगा, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि एएलपी के एग्जाम को देखकर थोड़ी चीजें टीचर्स को भी समझ में आई है, सभी रेलवे के टीचर्स को समझ में आई कि भाई जीके में एएलपी में जो बिल्कुल स्टैटिक वाला पोर्शन था इन्होंने बदल दिया। करंट अफेयर्स भर भर के पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा था कि 4-5 सवाल आ गए करंट अफेयर्स के, या 3-4 सवाल आ गए और बाकी एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, है ना, एक आध स्टैटिक जीके। पर नहीं, इस बार लगभग सब कुछ ही करंट अफेयर्स है। तो अभी हम लोग अपने ये जो स्टैटिक चैप्टर्स, ऐसा नहीं कि इनको पढ़ेंगे नहीं, ये तो हमारे चलते रहेंगे सारे के सारे। जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ जो है वो चलता रहेगा, पर करंट अफेयर्स पर भी ज्यादा फोकस करना होगा और लिमिटेड नहीं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स कवर करनी होंगी। तो आगे के जो भी तुम्हारे एग्जाम्स हैं उन पर करंट अफेयर्स पर फोकस किया जाएगा। तो मैंने भी स्ट्रैटेजी बना ली है पूरी की पूरी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सब कुछ चीजें कवर करवाई जाए, ताकि कहीं पर कुछ भी ना छूटे। ठीक है, खैर वो आगे की बात है, आगे उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक में वापस लौटते हैं। रिट्स का मतलब है इलाज, और इलाज ऐसी बीमारी का जिसे हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स इशू करवा सकता है, रिट्स जारी करवा सकता है, ये इलाज जारी करवा सकता है। किससे? रिट्स इशू करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट्स के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में एक ही है,
जबकि हाई कोर्ट्स हमारे पास 25 हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमारे यहां पर नॉर्थ ईस्ट में 3-4 स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है, वहीं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ वहां पर भी एक ही हाई कोर्ट है, तो इसलिए वो 28 ना होकर हमारे पास 25 है। ठीक है भाई, 25 है। तो 25 हाई कोर्ट्स, एक सुप्रीम कोर्ट, इन 26 कोर्ट्स को राइट है रिट्स इश्यू करने का, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने का। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जेई है या फिर आरपीएफ है या फिर तुम्हारा टेक्नीशियन है या फिर तुम्हारा एनटीपीसी है या तुम्हारा एसएससी है, सबके लिए। ठीक है, डोंट वरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेवजह की बातें नहीं, टाइम बर्बाद होगा अदरवाइज। ठीक है, काम की चीजें पढ़ते हैं बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, जो भी लोग अभी भी एटीएम से जुड़े हुए हैं और जिनके पास अपना फाउंडेशन बैच नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, वो इस बैच को तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल मई के आसपास तुम्हारा एनटीपीसी और उसके बाद तुम्हारे एसएससी के एग्जाम्स होंगे, तो वहां ये पूरा फाउंडेशन जबरदस्त तरीके से काम आने वाला है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट्स की ही जीके आएगी, करंट अफेयर्स कम होगा, सब्जेक्ट्स की ही जीके आएगी। तो इसीलिए ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अगर जिसकी थ्योरी कंप्लीट है, जिसने सिर्फ एटीएम ज्वाइन किया हुआ, उसके लिए ये बैच बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। थ्योरी कंप्लीट हो रही तो प्रैक्टिस करो। अब जैसे यहां पर देखो बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन है पहला कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, जल्दी, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। जिसने भी थ्योरी पढ़ रखी है रिस्पॉन्ड करेगा, और जिसने नहीं कर रखी उसको मैं बताता हूं बेसिक्स कैसे क्लियर करने हैं। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम बोल रहे हो कि सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट्स इश्यू कर सकता है ना, 5 तरह की रिट्स इश्यू कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान सुनो मेरी बात। तुम सब जानते हो कि हमारे पास पार्ट 3 में, हमारे संविधान में पार्ट 3 है, भाग 3 है, और इस भाग 3 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे पास है मौलिक अधिकार, हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स, है ना, हम सब जानते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये रिट्स वाला टॉपिक, बहुत मजा आएगा तुम्हें, और तुम्हें पता भी चलेगा अच्छा है ये भी चीजें हैं बचाओ के। तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे पास मौलिक अधिकार है। अगर तुम कहोगे कि सर मौलिक अधिकार तो एग्जैक्टली 14 से 32 के बीच में है, तो बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 14 से एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो शुरू होते हैं हमारे, और 32 पे जाके खत्म हो जाते हैं। यानी है तो 12 से 35 के बीच में ही, है तो 12 से 35 के बीच में ही, 14 से 32, 12 से 35 के बीच में है। तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, अपना एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमारा राइट हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, जितने भी राइट्स हैं वो सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो याद रखना यही हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। अब क्योंकि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो आर्टिकल 32 में एक चीज लिखी हुई है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला हुआ है आर्टिकल 32, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, सुरक्षित करवाने के लिए किसको अप्रोच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है सीधे। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कोई हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल 32 आपको यह पावर देता है कि आप सीधे पहुंच जाएं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। पर यही
यही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने की जो पावर है वो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 हमें देता है। पर हम 226 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 226 आपको एनेबल करता है, आपको योग्य बनाता है कि जब भी आपको फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करना है और आपको लग रहा है कि उनका उल्लंघन हो रहा है, आपको सुरक्षित करना है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट 226 यूज करके। पर अगर आप 32 यूज करेंगे तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आपसे यह सवाल नहीं करेगा कि भाई जब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो तो आप हमारे पास क्यों आए। ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप हमारे पास ही क्यों आए, क्योंकि सवाल कर ही नहीं सकता ना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपके पास तो पावर है संविधान में आर्टिकल 32 के तहत। तो आप चाहे हाई कोर्ट जाए 226 यूज करके या 32 यूज करके सुप्रीम कोर्ट, ये आपकी पावर है, आपकी मर्जी है। पर अब बात यह है कि ठीक है 32 हमने यूज किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, 226 यूज किया, हाई कोर्ट पहुंच गए। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ये दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं रिट्स इशू करके, रेमेडीज इशू करके, ऑर्डर्स इशू करके। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करते हैं रिट्स इशू करके। हिंदी में भी रिट्स ही बोलते हैं, तो रिट्स इशू करके। और ये जो रिट्स हैं ये 5 तरह की होती हैं। ठीक है, ये जो रिट्स हैं ये होती हैं 5 तरह की। तो 5 टाइप्स होती हैं रिट्स की, जैसे आपने यहां पे जवाब दिया। और ये 5 टाइप्स कौन सी हैं? 5 टाइप्स कौन सी है मैं फटाफट से आपको बताता हूं। जैसे एक तो है हेबीज कॉर्पस। पहले मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं फिर हिंदी में लिखूंगा। दूसरी रिट है मैंडमस। तीसरी रिट है सर्श्योरेरी। फिर है प्रोहिबिशन। ठीक है, फिर एक रिट है आपके पास को वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं, हेबीज कॉर्पस, मैंडमस, सर्श्योरेरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। और अगर मैं हिंदी में बात करूं इनकी, तो हिंदी में बेटा देखो, हेबीज कॉर्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी को बोलते हैं परम आदेश। तीसरी को बोलते हैं उत्प्रेषण। चौथी को बोलते हैं निषेध। और 5वीं को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अब तुम बोलोगे सर ये नाम जो है, अगर हम प्रोहिबिशन को छोड़ दें तो ये कभी नाम सुने नहीं अंग्रेजी में। तो बेटा ये अंग्रेजी नाम है भी नहीं। ये कौन से नाम है? ये सारे के सारे इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन, ये सारे के सारे लैटिन नाम हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। और लैटिन भाषा के शब्द जो हैं इनके मतलब ये है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह की रिट्स इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट और 5 तरह की ही रिट्स इश्यू कर सकता है हाई कोर्ट। बस आपकी मर्जी है कि अगर आप आर्टिकल 32 के तहत जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 226 के तहत जाओगे तो हाई कोर्ट जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसको बताओ अगर तुम बता सकते हो। ठीक है, अ रिट, ठीक है, अब इनमें से कौन सी रिट? अ रिट इज इश्यूड टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट का मतलब है लोअर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट का मतलब है लोअर कोर्ट, जैसे जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय जो होता है ना, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो लोअर कोर्ट बोलते हैं उन्हें, लोअर कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो अ रिट इज इश्यूड टू प्रिवेंट एन लोअर कोर्ट
और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction which is not legally vested or acting without jurisdiction or acting against the principles of natural justice। बताओ भाई, अब कौन सी रिट इशू की जाती है? ध्यान से देखना भाई कि किसी, अब कौन सी रिट इशू की जाती है किसी अवर न्यायालय को, यानी कि छोटे कोर्ट को, न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने के लिए, या जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। मतलब ऐसी रिट जो किसी लोअर कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकती है, यानी ऐसे अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकती है जो कानूनी रूप से निहित नहीं है, या अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करने से रोकती है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकती है। ऐसी कौन सी रिट है? कोई बता सकते हो भाई? जल्दी बताओ अगर मालूम है तो। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, अच्छा ठीक है। तो यहां पे बेसिक काम है, यहां पे रोकना, प्रिवेंट शब्द है यहां पर। तो प्रोहिबिशन का ही तो मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना। प्रोहिबिशन का ही तो मतलब है प्रिवेंट करना, रोकना। तो यहां पर याद रखो, जब प्रिवेंट आ जाए ना, रोकना आ जाए, तो समझ जाओ रोकना मतलब प्रोहिबिशन। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, निषेध का रिट। अब मैं बता देता हूं ये है क्या सीन, ये रिट होती क्या है, कब यूज की जाती है। मैं पूरा तुम्हें एक एग्जांपल देके समझा देता हूं ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि ये रिट है क्या। ठीक है, चल एक बार यहां पर, हाँ चलो ध्यान से देखो बेटा। चलो देखो यहां पे, तो प्रोहिबिशन रिट है क्या? सभी लोग ध्यान से देखेंगे, प्रोहिबिशन रिट है क्या या निषेध की रिट है क्या? अब ध्यान से समझना बेटा, अभी समझ में आएगा। जैसे बेसिकली होता क्या है, ये जो रिट है, ये जो रिट है प्रोहिबिशन निषेध वाली, ठीक है, ये जो रिट है बच्चों, ये हायर कोर्ट्स, जो उच्च न्यायालय है, जैसे हायर कोर्ट्स में आ जाएगा एक तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो सबसे ऊंचा कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इश्यू करते हैं इन रिट्स को। ध्यान से देखो, प्रोहिबिशन की रिट इश्यू करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, है ना भाई? यही तो इश्यू करेंगे, इन्हीं के पास अधिकार है 226 के तहत, 32 के तहत। तो इस रिट को जारी कर सकते हैं किसके अगेंस्ट? देखो, इस रिट को जारी कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। अब तुम बोलोगे सर लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट मतलब जो जिला लेवल पर जो जिला न्यायालय हैं या सेशन कोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इस रिट को जारी कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के अगेंस्ट। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनके अगेंस्ट रिट इश्यू हो रही है? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम ये तो जानते हो सब लोग कि हर जिले में एक कोर्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। हर जिले में एक कोर्ट होता है। तो मान लो यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम है, इस जिले का नाम है मान लो भरतपुर। कौन सा जिला है बच्चों? भरतपुर। मान लो ये एक जिला है भरतपुर, और इसी भरतपुर जिले से सीमा लगी हुई है दूसरे जिले की। ये एक जिला है, इस जिले का नाम है धौलपुर। राजस्थान के दोनों जिले हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम, मुझे नाम मालूम है तो एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने, उठा लिया। ठीक है, धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर ये दो जिले हैं, इनका आपस में
इतनी जो बाउंड्री मान लो ये ज्वाइन हो रखी है, ठीक है। और धौलपुर का जो जिला न्यायालय है उसकी लोकेशन ये है, ठीक है। धौलपुर के जिला न्यायालय की लोकेशन ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं डीसी लिख देता हूं। और भरतपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो यहां पर है, भरतपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहां पर है, ठीक है। धौलपुर का ये रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पे भरतपुर का। अब मान लो कोई गांव है यहां पर, भरतपुर का कोई गांव है, भरतपुर का कोई गांव है, और भरतपुर के इस गांव का नाम है, भरतपुर के इस गांव का नाम है रामगढ़। मान लो रामगढ़ कोई गांव है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो धौलपुर भरतपुर दो जिले, धौलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहां पर और भरतपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहां पर, और रामगढ़ कोई गांव है। अब मान लो रामगढ़ में कोई मर्डर हो गया, रामगढ़ में कोई मर्डर हो गया। अब देखो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। रामगढ़ में कोई मर्डर हो गया, ठीक है। अब रामगढ़ में मर्डर हो गया है, तो मुझे एक बात बताओ, रामगढ़ जो गांव है वो है तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, पर कौन से डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामगढ़ के ज्यादा नजदीक है? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। रामगढ़ पड़ता तो भरतपुर जिले में है, पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामगढ़ के ज्यादा नजदीक है, भरतपुर का या धौलपुर का? बताओ बेटा, नजदीक कौन सा है, क्लोज कौन सा है? रामगढ़ के नजदीक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या रामगढ़ के नजदीक धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? ध्यान से देख के बोलो, सालो अंधे हो गए तुम लोग, दिमाग खराब कर देते हो। क्लोजली कौन सा लोकेटेड है? हां, तो यहां पर ये धौलपुर के नजदीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब गांव का कोई आदमी है जिसका मर्डर हो गया, ठीक है, और जिस इंसान ने मर्डर किया है वो भाग गया मान लो, तो जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार के लोगों को लगा यार हमारे तो बंदे का यहां पे मर्डर कर दिया, उसके तो फंडामेंटल राइट कैसे तैसे कर दिया, हमारा तो बंदा ही चला गया। भाई फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। कानून के अलावा आपकी जान कोई आपसे और छीन नहीं सकता, पर उस बंदे को तो मार दिया, हमारे बंदे को। तो रामगढ़ के लोग जो हैं, अब वो जो जिस परिवार का बंदा मरा है उस परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको किसी ने बोला ऐसा करो, कोर्ट चले जाओ और कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दो, ठीक है, कि तुम्हारे बंदे की डेथ हो गई, मर्डर कर दिया है। अब वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको ये नहीं मालूम कि वो भरतपुर जिले में है, तो उन्हें भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। उन्हें लगा कोर्ट जाने को बोल रहे हैं तो यार ये वाला कोर्ट जो है, धौलपुर वाला कोर्ट अपने ज्यादा नजदीक पड़ रहा है। तो भाई साहब वो क्या करते हैं, भरतपुर का परिवार जो है, जिसके परिवार में डेथ हुई है, वो कोर्ट केस कर देते हैं धौलपुर के कोर्ट में जाके। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये सही है या नहीं, लीगल है कि नहीं, ये बताओ कि रामगढ़ का बंदा धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कंप्लेन कर रहा है, केस फाइल कर रहा है, बताओ लीगल है कि इलीगल है? लीगल नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि सर रामगढ़ का बंदा है, भली बिल्कुल बॉर्डर के पास है और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नजदीक पड़ता है, पर फिर भी इसको कहां जाना चाहिए, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि इसका जिला तो भरतपुर है, पर ये चला गया यहां पे। चलो मान लो इंसान है, नहीं पढ़े लिखे, नहीं पता उन्हें कौन से कोर्ट में जाना है, बस उन्होंने सुना कोर्ट में जाना है, कोर्ट नजदीक ये है, चले गए। पर धौलपुर कोर्ट को तो बताना चाहिए ना, या जिस वकील से इन्होंने मदद ली कि हमारा केस फाइल कर दो, उसको तो बताना चाहिए ना कि भाई आप तो भरतपुर के हो यार, आप तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। पर वकील ने सोचा कि यार आ रहा है इंसान, चलो फीस लेते हैं, मोटी क्या दिक्कत है, क्यों बताना है इसको। उससे फीस ले ली, बोला ठीक है मैं केस फाइल करवा देता हूं। उसने केस फाइल करवा दिया धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब चलो वकील के लेवल पे उसने अपनी बेईमानी कर दी, पर जज को तो समझ में आना चाहिए कहां का इंसान है। अच्छा, पूरे केस में पूरी जानकारी रहती है, कहां का इंसान है, किस गांव का इंसान है, किसने मर्डर किया, वो पूरी जानकारी रहती है। तो जब जज साहब ने फाइल देखी, फैसले मतलब जिस दिन वो फैसला सुना रहे हैं उस दिन देखी, तो जज साहब को भी बताना चाहिए कि सर आप तो कहां गलत जगह आ रहे हो, आपको तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए, धौलपुर में तो आपका केस सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रामगढ़ गांव धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ धौलपुर के जो गांव में क्राइम हो रहा है उससे रिलेटेड फैसले ही सुनाए जाएंगे।
भरतपुर से रिलेटेड थोड़ी सुना जाएंगे, जज साहब को बताना चाहिए था, जज साहब ने भी ध्यान नहीं दिया। और केस पर फैसला सुनाने वाले हैं, केस को बढ़ा दिया आगे कि चलो भाई कार्रवाई शुरू करो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, केस चल पड़ा है, 1 2 4 5 साल निकल गए, फैसला अभी आया नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो तुम्हें पता है केसेस पेंडिंग रहते हैं कई कई सालों तक। इसी बीच क्या होता है कि अब ये दोनों क्या है, दोनों जिले राजस्थान के, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया, रिकॉर्ड मांग लिया अपने लोअर कोर्ट्स का, भाई अपना ऐसा करो, जो भी पिछले 2-4 साल से तुम्हारे पास केसेस चल रहे हैं उनकी फाइल हमें भेजो, चेक कर रहे हैं तुम लोग सही फैसले सुना रहे हो कि नहीं। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने मान लो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली इनके रिकॉर्ड्स, भाई दिखाओ 2-4 साल में जो भी तुम फैसले सुना रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, क्या सही फैसले सुना रहे हो कि नहीं। तो जब सारे जिलों ने इंक्लूडिंग भरतपुर और धौलपुर इन्होंने अपने रिकॉर्ड जमा करवाए, राजस्थान हाई कोर्ट ने देखे, अरे साला ये तो भरतपुर का केस धौलपुर में कैसे चल रहा है। तब यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने धौलपुर को बोला, भैया तुम अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाके, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके भरतपुर का केस कैसे सुनाने वाले हो भाई, भरतपुर के केस पर कैसे फैसला सुनाने वाले हो। पकड़ा गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को रिट इश्यू करके देते हैं प्रोहिबिशन वाली, कि भैया ऐसा करो, गलत फैसला सुनाने वाले हो, तुम्हारे तो हिस्से में भी नहीं आता रामगढ़ के केसेस पर फैसला सुनाना, तुम कैसे सुना सकते हो। तुरंत एक रिट इश्यू की जाएगी प्रोहिबिशन की धौलपुर कोर्ट के अगेंस्ट, कि भैया फटाफट रोको इस फैसले को, फटाफट इस केस को रोको और इसको ट्रांसफर करो भरतपुर कोर्ट को। तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है, तुम्हारा तो क्षेत्र अधिकारी नहीं है रामगढ़, तुम्हारे तो क्षेत्र अधिकार से बाहर है रामगढ़, तो इसलिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इस्तेमाल की जाती है। तो याद रखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अपने लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इस रिट को इश्यू करते हैं, ताकि कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला ना हो जाए। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है? बिल्कुल। वकील के लेवल पे गलती, सबसे पहले तो इंसान के लेवल पे गलती हुई, मान लो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको नहीं मालूम था, वकील को बताना चाहिए था, वकील ने गलती की, जज भी गलती कर रहा है, ऐसी तो पकड़ी जाती है केसेस। सबको समझ में आ गया? तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रिट को जारी कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है, जब लोअर कोर्ट्स यानी जब निचली अदालतें यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, जब लोअर कोर्ट्स अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर यानी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर किसी मामले पर फैसला सुनाते हैं, किसी मामले पर, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर किसी मामले पर फैसला सुनाने वाले हों, तो फैसला सुनाने से पहले ही रोक दिया गया, तो मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल कर लिया गया। पर फैसला सुनाने से पहले, जब लोअर कोर्ट्स अपने क्षेत्र के बाहर किसी मामले पर फैसला सुनाने वाले हो, ठीक है, सुनाने वाले हो, तब तो सुनाने से पहले ही ये रिट इश्यू जारी कर दी जाती है, ठीक है, ये रिट इश्यू कर दी जाती है। तो इस रिट को जारी कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब लोअर कोर्ट्स अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर किसी मामले पर फैसला सुनाने वाले हों, सुनाया नहीं है, सुनाने वाले हों। चलो बेटा, तो ये हो गई हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट ऑन एन एलिगेशन ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकता के आरोप पर निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं? बताओ बेटा, बताओ। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकता के आरोप में निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं? मतलब यहां पर अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाके फैसला सुना दिया गया है, यहां पर तो सुनाने वाला था तो प्रिवेंट कर दिया, सुनाने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन लग गई।
यहां पे तो सुनाया जा चुका है, अब सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे मांग रहे रिकॉर्ड दिखा भाई, क्या फैसले सुनाए तुमने। सुनाने से पहले रोक दिया तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यहां सुनाया जा चुका है, अब बताओ। नहीं नहीं, प्रोहिबिशन नहीं लगेगा, प्रोहिबिशन नहीं लगेगा, रोकने की बात थोड़ी हो रही है। यह तो फैसला सुनाया जा चुका है, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाके फैसला सुना दिया गया है, अब उसका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लगता है जब फैसला सुना दिया जाए, सुना दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में लगता है रिट ऑफ सर्श्योरेरी। ठीक है, रिट ऑफ सर्श्योरेरी, यानी कि यहां पर लगेगा बच्चों, ध्यान से देखो, सर्श्योरेरी को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। मैं बताता हूं अभी, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण में यही थोड़ा सा फर्क है। वहां पर फैसला सुनाने से पहले रोक दिया जाए, यहां फैसला सुना दिया जाता है उसके बाद रोका जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैंडमस का मतलब है परम आदेश, को वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा। ठीक है, बिल्कुल। अब सर्शरी क्या है, ध्यान से देखो बेटा, हाँ अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, फैसला सुना दिया गया, मैं बताता हूं, देखो ये कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इसे भी रिट ऑफ सर्श्योरेरी, इसको भी किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, इसको भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इश्यू करते हैं, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट विरुद्ध इश्यू करते हैं। कैसे, अब ध्यान से देखो बेटा, अब भाई प्रोहिबिशन वाले में तो हमने ये देखा कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है गलत फैसला सुनाने वाला था, तो सुनाने से पहले ही रोक दिया, बोला क्या कर रहा है भाई, गलत फैसला सुना रहे हो। ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको उधर ट्रांसफर करो भाई भरतपुर के पास, तुम्हारा तो अधिकार ही नहीं है, तो वो हो गया। पर यहां पर गलत फैसला सुना दिया है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जैसे समझ लो, फिर से वही एक केस ले लेते हैं, फिर से एक केस ले लेते हैं भाई। ये देखो, भरतपुर बीपी लिख देता हूं, और यहां पर ये धौलपुर, ठीक है, ये बॉर्डर है इनके बीच में, ये धौलपुर। ठीक है भाई, यहां पर तुम्हें पता चल गया ये है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कोई गांव है, वो ये रहा रामगढ़, आरजी रामगढ़। ठीक है, अब जाना चाहिए रामगढ़ के किसी इंसान को अपना कोर्ट केस करवाने के लिए भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चला गया धौलपुर में, क्योंकि नजदीक ये था, पता है नहीं, चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धौलपुर में, और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, और फैसला सुनाए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जैसे रिकॉर्ड्स मांगे, तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अपने एक केस में भरतपुर के गांव का फैसला तुमने सुना दिया, तुम्हारे तो जुरिस्डिक्शन से बाहर था वो, तुमने फैसला कैसे सुना दिया, ये तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुनाना चाहिए था। अब धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई जवाब ही नहीं, फैसला सुना दिया बस जल्दबाजी में, और अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको बोलेंगे भैया ऐसा है, तुमने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा करो, ये जो केस है तुम हमें दो, हम इसको करेक्ट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट सर्श्योरेरी रिट इस्तेमाल करते हैं, वो भी तब जब लोअर कोर्ट या लोअर कोर्ट ने अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर, कोई फैसला सुना दिया हो, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर किसी केस पर फैसला सुना दिया हो। फैसला सुनाने वाले हैं नहीं, सुनाने वाले हैं तो रोकने के लिए प्रोहिबिशन है, फैसला सुना दिया भाई, गड़बड़ हो चुकी है, यहां पे खेला हो चुका है, फैसला सुना दिया है, गड़बड़ हो चुकी है, अब बस उस गड़बड़ को ठीक करना है, फैसला सुना दिया हो। तो जब लोअर कोर्ट ने अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर किसी केस पर फैसला सुना दिया हो,
तो ऐसी सिचुएशन में उस फैसले को करेक्ट करने के लिए दोबारा से ओपन किया जाता है, रीओपन किया जाता है हायर कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद करेक्ट फैसला आता है। मतलब फैसला में भी इन्होंने भी करेक्ट सुनाया हो, पर क्या होगा कि वो सही कोर्ट की तरफ से नहीं आया, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आना चाहिए था, सुना दिया धौलपुर ने, तो अब इसको करेक्ट किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट वगैरह भी इस तरह से सुना सकते हैं उस पर फैसला, भाई तुमने तो गलत सुना दिया, हम इसे करेक्ट कर देंगे, तो हाई कोर्ट ने करेक्ट कर दिया उसे। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इश्यू करते हैं रिट ऑफ सर्श्योरेरी, उत्प्रेषण, है ना, उत्प्रेषण की रिट। और वो भी कब करते हैं, जब लोअर कोर्ट ने अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर किसी केस पर फैसला सुना दिया। तो मतलब ये तो इसके अधिकार में था ही नहीं, गलत फैसला सुना दिया। अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, जो इसने फैसला सुनाया है उस फैसले को क्वॉश किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। पहले उस फैसले को रद्द किया जाएगा, क्वॉश किया जाएगा मतलब रद्द किया जाएगा, क्वॉश किया जाता है, रद्द किया जाता है। और उसके बाद दोबारा फैसला आता है जो हायर कोर्ट देता है, हायर कोर्ट फैसला देता है और वापस से उस फैसले को इंप्लीमेंट किया जाता है। इस वाले फैसले को क्वॉश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये करेक्शन किया गया है। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रोहिबिशन था, रोक लगा दी गलत फैसला सुनाने से पहले ही, और यहां पर गलत फैसला हो गया, उसको करेक्ट किया जा रहा है। तो पी से प्रोहिबिशन मतलब प्रिवेंशन, रोक लगाना। सी से सर्श्योरेरी मतलब क्योर, करेक्ट करना, क्योर मतलब इलाज करना, करेक्ट करना। समझ में आ रही है बात। तो सर्श्योरेरी यानी क्योर करना, गलती हो गई, करेक्ट कर रहे हैं। तो सी से सर्श्योरेरी क्योर करना, करेक्ट करना, और उधर पी से प्रोहिबिशन यानी प्रिवेंट करना, रोकना। भाई सबको दोनों में डिफरेंस समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो जल्दी, यस और नो। बिल्कुल पीयूष बाबू धन्यवाद। सबको समझ में आया। हाँ, तो साला सर्श्योरेरी में याद रखना, खेला हो चुका है सर्श्योरेरी में, तो सर्श्योरेरी में खेला हो चुका है। तो सी से सर्श्योरेरी, सी से क्योर, क्योर मतलब क्योर बीमारी का किया जाता है, तो हो गई बीमारी। और प्रोहिबिशन यानी प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले रोक लगा दी है। हम लोगों ने सुना ना वो स्टेटमेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, इलाज से बेहतर है कि पहले रोक लगा दी जाए। तो प्रोहिबिशन में पहले रोक लगा दी जाती है कि गलत फैसला हो ना जाए, और सर्श्योरेरी तब लगाई जाती है जब खेला हो चुका होता है, क्योर किया जाता है, ठीक है। चलो बिल्कुल। तो बेटा वही मैं बोल रहा हूं कि थ्योरी नहीं पता है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जिनको थ्योरी नहीं पता है, पर मैं फिर भी बेसिक से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई यहां बताओ कि इनमें से ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी वो रिट है, इज एन ऑर्डर और ऑर्डर गिवन बाय अ सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू डू सो इफ इट इज नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी। एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय समझते हो ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय मतलब वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या न्याय अधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसा करने के लिए दिया गया एक आदेश या आदेश है यदि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। यानी इनमें से कौन सी एक रिट है जो सुपीरियर कोर्ट तब इश्यू करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब इश्यू करता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, जब कोई सार्वजनिक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण अपनी पब्लिक ड्यूटी को सही से नहीं निभा रही। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, जब कोई सरकारी संस्था, जब कोई डिपार्टमेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी को नहीं निभाते, तो उस पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इश्यू करते हैं। कौन सी रिट है वो बताओ। तो हेबीज कॉर्पस का मतलब तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैंडेमस का मतलब तुम सब जानते हो, मैंडेमस का मतलब, ये साला गलत ट्रांसलेशन कैसे आ रहा है। मैंडेमस का मतलब है परम आदेश, ठीक है। सर्श्योरेरी का मतलब है उत्प्रेषण, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। और को वारंटो का मतलब है, इसको काट देते हैं, अधिकार परीक्षा। तो दो रिट तो हमने डिस्कस कर ली, अब तीन बची हैं।
ठीक है। और 3 में से 3, ये 5 रिट्स पे 9 क्वेश्चन बन पाए, तो मैं वो 9 क्वेश्चन लेके आया हूं, 10 भी नहीं हुए पूरे आज, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक है मतलब वैसे छोटा टॉपिक है, पर समझाने में तो लग ही जाता है टाइम। तो भाई ये आंसर होगा। देखो जब कोई, अब ध्यान से देखना, रिट्स इश्यू करने की पावर तो तुम सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ही पास है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स रिट इश्यू करते हैं किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसे आप कह सकते हो सरकारी डिपार्टमेंट, कोई सरकारी विभाग है मान लो, कोई सरकारी प्राधिकरण है, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण या कोई डिपार्टमेंट, मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई सरकारी प्राधिकरण या सरकारी कर्मचारी, पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी कर्मचारी, है ना, सरकारी कर्मचारी, अगर ये अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रहे तो कोर्ट इनके खिलाफ रिट इश्यू कर सकता है, कोर्ट इनके खिलाफ रिट इश्यू कर सकता है। तो पब्लिक अथॉरिटी या कोई पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी कर्मचारी जब अपनी पब्लिक ड्यूटी ना निभाएं या अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन ना करें तो यह रिट इश्यू की जाती है, जारी की जाती है। ध्यान से देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, ये रिट इश्यू करते हैं किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग के अगेंस्ट कि भैया तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, सभी लोग ध्यान से सुनो। जैसे मान लो तुम किसी इलाके में घूम रहे हो, तुम किसी बाजार में गए हो और वहां पर ये मान लो कि तुम घूम रहे हो बाजार में, तुम्हारा पर्स, तुम्हारा वॉलेट चोरी हो गया, ठीक है, तुम्हें पता चला, रहे यार मेरा तो वॉलेट चला गया। तुम्हें पता चला कि तुम्हारा वॉलेट गया। अब तुमने देखा यार फटाफट से कंप्लेन करता हूं क्योंकि उसमें मेरा एटीएम कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मान लो मेरी वोटर आईडी है, मेरे कुछ कैश भी है, मेरा एक आधा इंपॉर्टेंट और भी डॉक्यूमेंट है। तो फटाफट से तुमने देखा कि यार ये कौन सा इलाका है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहां पर है, तो आप एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गए। वहां पुलिस स्टेशन में जाके जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी, आपने उसको बोला सर मेरी एफआईआर लिख लीजिए, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है और उसमें ये चीजें हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी चीजों का मिसयूज हो और बाद में मैं फंस जाऊं। तो वो बोल रहा अरे बेटा कहां कोई इस्तेमाल करेगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो चोरी करेगा क्या, और जिसने चोरी किए वो कहां आपके कागज वगैरह इस्तेमाल करेगा। ऐसा करो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे कागज बनवा लो, क्या एफआईआर वगैरह के चक्कर में पड़ना। मतलब वो तुम्हें टाल रहा है, तुम्हें लगा कि यार ये तो गोली दे रहे हैं यार, कल को साला मिसयूज हो गया तो कल को अगर मैं बोलूंगा कि इन्होंने मना किया था कि मत लिखवाओ तो ये मानेंगे थोड़ी, फंसूंगा तो मैं। फिर तुमने सोचा अरे यार सर ऐसा करो आप प्लीज मेरी कंप्लेंट लिख लो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं फालतू के झंझट में पड़ूं, आगे जाके कभी भी कहीं पर भी मिसयूज होगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं फंसूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बोला अरे बेटा तुम जाओ यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी फंसोगे तो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। चोरी करने वाला इतना पढ़ा लिखा थोड़ी होता है कि वो कागज वगैरह का इस्तेमाल करेगा। अरे कागज वगैरह तो फेंक दिए होंगे उसने, उसको तो कैश से मतलब था, ले गया तुम्हारा कैश, और कोई जानकारी मिलेगी तो हम बताएंगे। अब ऐसे तुम्हें बता दिया, तुम्हारा दिमाग खराब भाई, ठीक है साहेब। बेटा मेरी क्या रेलवे में सेटिंग है यार, कैसी बातें कर रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती नोटिफिकेशन कब आएगा। बेटा आएगा तो आएगा ही वो तो, है ना, अपनी साला कोई जान पहचान थोड़ी है रेलवे में, ठीक है भाई। अब सीन ये है कि भाई उसने जो कंप्लेन की तो कंप्लेन कोई सुन नहीं रहा, अब इसका दिमाग खराब, ये चला गया कोर्ट चला गया भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला गया ये, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला गया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं गया तो इसके पास तो राइट है कि भाई इसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है,
इसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ये चला गया मान लो हाई कोर्ट 226 इस्तेमाल करके, और वहां जाके अपील करवा दी वकील के थ्रू कि एक पुलिस कर्मचारी है जो अपनी पब्लिक ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे हैं, मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं। अब कोर्ट बुलाएगा इस अफसर को, बुलाओ भैया, तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हो? जब उसका पर्स चोरी हुआ है और वो कंप्लेंट लिखवा रहा है, 2 बार इंसिस्ट कर रहा है, उसके बाद भी तुम टाल रहे हो। अभी तो वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, अगली बार सीधे नौकरी से डिसमिस, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, खत्म नौकरी, घर बैठो परमानेंटली। फटाफट उस बच्चे की कंप्लेंट लिखो, और सिर्फ कंप्लेंट लिखना नहीं है, पर्स चोरी हुआ, कहां गया, सब पता करके बताओ। अब भाई साहब डंडा कर दिया ना, कोर्ट ने डंडा कर दिया। उस पब्लिक ऑफिशियल को क्या बोला कि अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाएं, कंप्लेंट लिखो, और पुलिस हो तो पर्स ढूंढ के लाओ, ना मिले तो रीजन बताओ कि क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल, यानी या तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या कोई एक कर्मचारी अगर अपनी पब्लिक ड्यूटी ना निभाए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इश्यू कर देते हैं। कौन से वाली? परम आदेश, मैंडेमस परम आदेश, कि ये हमारा परम आदेश है कि जाके अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाओ, ये बोलता है कोर्ट। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। अतुल राज, साहिल सर जो हैं एक अपने फैमिली इवेंट में थोड़ा सा ज्यादा बिजी हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्लास कल से शुरू करेंगे। और आकाश सर अपना कुछ मेडिकल वगैरह चेकअप करवाने गए हैं, तो उसकी वजह से आज क्लास नहीं हुई है, कल से शुरू होगी। ठीक है, चलो, ऐसा मुझे सुनने में आया है, बाकी कल से तुम्हारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, डोंट वरी। चलो बेटा, तो सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है, मैंडेमस वाला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर ऑफ इशूइंग अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लाइज विद, पहले तो मुझे एक बात बताओ, पावर ऑफ इशूइंग अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लाइज विद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, बोथ ए एंड बी। बताओ बेटा सभी लोग, सिंपल सा है, जल्दी। और बोथ ए एंड बी मत लिखो, यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है ना, वैसे लिखो ए बी सी डी। क्या है? पीयूष, बस अभी शुरू होनी है बेटा, एक आध दिन में शुरू करते हैं बस, ठीक है, डोंट वरी। बिल्कुल, तो बोथ ए एंड बी यानी डी आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि रिट इश्यू करने का राइट तो दोनों को ही है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट को भी है ना भाई, बोथ ए एंड बी। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है रिट इश्यू करने का अधिकार, और हाई कोर्ट्स को 226 में है रिट इश्यू करने का अधिकार, और पांचों तरह की रिट्स दोनों ही इश्यू कर सकते हैं। अब तो चाहे वो हेबियस कॉर्पस हो या मैंडेमस हो, सर्चुरेरी हो, प्रोहिबिशन हो या फिर कोवरेंट हो, है ना, कोई भी हो फिर तो। अब बाकी ये कि सर ये हेबियस कॉर्पस की रिट कब इशू की जाती है, तो ये देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूं तुम्हें, मजा आ जाएगा सुन के। देखो भाई, हेबियस कॉर्पस रिट कब इस्तेमाल की जाती है? ये आपको गैर कानूनी हिरासत से बचाती है, गैर कानूनी हिरासत से बचाने का काम करती है हेबियस कॉर्पस। ध्यान से देखो बेटा, सो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलीगल अरेस्ट या इलीगल डिटेंशन। ठीक है भाई, यहां पे हम क्या बोलते हैं? इलीगल डिटेंशन या इलीगल अरेस्ट से हमें बचाती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब तुम बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या इलीगल अरेस्ट? बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि तुम जो है रात को कहीं से आ रहे हो, मैं अब तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम मान लो रात में कहीं से आ रहे हो वॉक करके, मतलब तुम मूवी देख के आ रहे हो रात को 12-1 बजे के आसपास, और सिनेमा घर जो है तुम्हारे घर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
तो तुम रात को 12-1 बजे अपना पैदल आ रहे हो मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सिनेमा हॉल से जब घर पहुंच रहे हो तो रास्ते में तुम तो अपना चल रहे हो आराम से, पता चला साइड में थोड़ी दूरी पर कहीं पर एक मर्डर हो रहा है, ठीक है, किसी का मर्डर किया जा रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम अपना आराम से चलते बने, सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है, रास्ते के लिए लगा हुआ है, पर सीसीटीवी वहां नहीं है जहां पे मर्डर हो रहा है, थोड़ी दूरी पर तुम अपना जा रहे हो आराम से, उधर मर्डर हो रहा है, सीसीटीवी ने तुम्हें कैप्चर किया है और तुम अपना आराम से घर पहुंच गए। अगले दिन सुबह सुबह तुम देखते हो, सो के उठे तो पता चलता है कि पुलिस वाले एकदम से आते हैं, पुलिस अथॉरिटी आती है, जो भी इंस्पेक्टर या एसएचओ जो भी अफसर है वो आया, उसने बोला कि भाई आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा जेल, आपको चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। आपको लगा साला मैंने क्या किया है, आपके परिवार वाले भी टेंशन में कि यार ये पुलिस हमारे यहां क्या कर रही है और इसको क्यों बुला रही है, इसको क्यों लेके जा रही है। अब तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि साला हुआ क्या है, मैंने क्या किया है ऐसा। तो पुलिस वाले बोलते हैं आप चलो हमारे साथ, पूछताछ करनी है, पुलिस स्टेशन चलो। तो तुम पूछते हो उससे कि भैया पुलिस स्टेशन क्यों, मैंने क्या अपराध किया है। क्योंकि आपके पास आर्टिकल 22 में ये राइट है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आए तो आप बोलो, उनसे पूछो कि रीजन क्या है, अरेस्ट वारंट मांग सकते हो, है ना। अरेस्ट वारंट में रीजन लिखा रहता है, कोर्ट इश्यू करता है अरेस्ट वारंट को, समझ रहे भाई। जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती तो ऐसी गिरफ्तार करने नहीं जाएगी, अरेस्ट वारंट लेके जाएगी, कोर्ट इश्यू करता है कि जाओ इस बंदे को गिरफ्तार करके लाओ, तो पुलिस आती है। तो अब ये पुलिस आ गई ऐसी पूछताछ करने और तुम्हें बोले कि चलो हमारे साथ फटाफट चलो पूछताछ करनी है। अब तुम बोल रहे हो आप वारंट तो दिखाओ, अगर मुझे मेरे ऊपर कोई केस बन रहा है तो आप मुझे वारंट बताओ कि भाई आपके पीछे ये रीजन है, आपको गिरफ्तार करने के पीछे ये रीजन है, इसलिए आपको ले जा रहे हैं। अब वो सुन नहीं रहे, आपकी पकड़ी कॉलर और बोला चल साले, तुम्हें ले गए पुलिस की जीप में बैठाया और तुम्हें पुलिस स्टेशन ले गए। घर वाले टेंशन में कि साले क्या करके आ गया कांड, ठीक है। आखिर में तुम पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसने थोड़ी बहुत पूछताछ की कि बता भाई तूने ये मर्डर होते हुए देखा है या कहीं तूने ही तो नहीं किया, क्योंकि सीसीटीवी में तू ही दिखाया उस टाइम पे हमें चलते हुए, जब मर्डर हो रहा था तू सड़क पे जा रहा था, कहीं तूने तो नहीं किया मर्डर और तू निकल रहा हो वहां से। तुम बोला अरे सर मुझे तो पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा था, मैं तो अपना मूवी देख के आया हूं, 10 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है घर से, तो मैं अपना चल पड़ा वहीं पर, मुझे थोड़ी पता साइड में मर्डर हो रहा है। बोला नहीं बता तू नहीं किया कि नहीं, 2-4 थप्पड़ मारे और तुमको जेल में डाल दिया। बोला ठीक है जेल में बंद रहेगा 2-3 साल के, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप बताएगा इसने किया है कि नहीं। अब तुम्हें लग रहा है साला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो गलत तरीके से हिरासत में ले लिया, मुझे तो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, जब तुम्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया तब तुम यूज कर सकते हो हैबीस कॉर्पस। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, आगे की कहानी बताता हूं। सबको इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, बताओ जल्दी बताओ, इतना समझ में आया क्या कि इलीगल अरेस्ट कैसे किया जा रहा है तुम्हें, ठीक है, इलीगल डिटेंशन कैसे किया जा रहा है, क्लियर है। कोई वारंट नहीं है उसके पास, पुलिस अथॉरिटी के पास, तुम्हें उठाया शक के आधार पे और उठा के जेल में डाल दिया। अब तुम्हारे पास ये अधिकार है बच्चों, आर्टिकल 32 या 226 में, कि आप रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर सको। कैसे? तुमने देखा वो मूवीज में बोलते हैं जेल में बैठे बैठे वो कैदी बोलता है मुझे मेरे वकील से बात करनी, मेरे वकील से बात करवाओ, और पुलिस वाले करवाते भी हैं, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 22 में ये राइट है कि अगर आपको फंसा दिया जाए, आप ऐसी जगह फंस गए तो आप अपने वकील से बात कर सकते हो। अब आपका मोबाइल तो पुलिस वालों ने ले लिया होगा, तो आप बोलोगे मेरे वकील से बात करवा दो, मेरे घर वालों से बात करवा दो। आप वकील से बोलोगे कि साहब मेरे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, आप ऐसा करो। अब आपको तो नॉलेज है, आपने तो रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस पढ़ा है, बोला मेरे वो हेबीस कॉर्पस के लिए अपील करो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मुझे निकालो यहां से। तो अब तुम देखो मेरी बात सुनो, जब आपको इलीगल तरीके से हिरासत में ले लिया जाए तो आप खुद, यानी आप खुद सेल्फ, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स, कोई भी आपके लिए रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस के लिए अपील कर सकता है। यानी आपने खुद या तो वकील से बात कर ली हो, या आपने फैमिली को बोला कि वकील करो फटाफट से, मेरे को हिरासत में ले रखा है, कब तक निकलूंगा मैं यहां से, जल्दी वकील करो, रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस के लिए अप्लाई करो। तो घर वालों को बोल दिया आपने, उसके बाद आपने अपने दोस्तों को बोला भाई फटाफट से वकील करो भाई, जल्दी यहां सुताई हो सकती है कभी भी, ठीक है भाई। हाँ, तो आप खुद, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए, हेबीस कॉर्पस रिट के लिए अपील कर सकते हो।
हेबियस कॉर्पस रिट के लिए अपील कर सकते हो वकील के थ्रू, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया और आपने कॉन्फिडेंटली अपील कर दी, है ना भाई, बिल्कुल आपने अपील कर दी, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। अब जज साहब क्या करते हैं, अब ध्यान सुनना मेरी बात, कोर्ट भी क्या करता है, जब किसी के फंडामेंटल राइट वाला केस आ जाता है ना कि यार फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट भी तुरंत से एक्शन लेता है, कोर्ट भी तुरंत से एक्शन लेता है बच्चों, ठीक है। कोर्ट भी तुरंत से एक्शन लेगा, कैसे, कोर्ट तुरंत उस पुलिस अफसर को जिसने अरेस्ट किया है उसको बुलाएगा, बोला इधर आबे जल्दी। तो जिसने आपको अरेस्ट किया, कोर्ट उस अथॉरिटी को बुलाता है, जज साहब उस अथॉरिटी को बुलाते हैं जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो ध्यान से देखो, कोर्ट उस अथॉरिटी को बुलाएगा जिसने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो वो अथॉरिटी यानी कि वो अफसर जिसने अरेस्ट किया है वो जाएगा कोर्ट उससे पूछेगा, जज उससे पूछेंगे, हाँ भाई ये एक हमारे पास एक अपील आई है कि आपने इस बंदे को गिरफ्तार किया हुआ है गैर कानूनी तरीके से, आपके पास कोई वारंट है? बोला नहीं सर, वो एक मर्डर हुआ था तो वो शक के बेसिस पे उसको हमने जेल में डाला है बस पूछताछ के लिए। बोला तो जेल में कैसे डाल सकते हो, पूछताछ जेल में होती है क्या? ये तो नॉर्मली होती है पूछताछ। तो अगर आपको हम इशू करके देते वारंट तब तो आप जेल में डाल सकते हैं, आपने ऐसी जेल में डाल दिया। ऐसा करो 24 घंटे के अंदर उस इंसान को हमारे सामने पेश करो। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू हैव अ बॉडी, यानी उस बॉडी को, उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो 24 घंटे के अंदर। तो इसको क्या बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। तो विद इन 24 आवर्स, अब इसकी लुप हो गई, इस अथॉरिटी की लुप हो गई। तो विद इन 24 आवर्स ये अथॉरिटी उस कैद किए हुए व्यक्ति को कोर्ट के सामने ले जाएगी, ये अथॉरिटी उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर की बात है। तो विद इन 24 आवर्स ये अथॉरिटी उस व्यक्ति को कोर्ट ले जाएगी, यानी वो जो अधिकारी है वो कोर्ट ले जाएगा उस बच्चे को या उस बंदे को जिसको गिरफ्तार किया है। और वहां पर जज साहब आप दोनों से पूछेंगे, आप बता भाई तेरे को क्यों गिरफ्तार किया, तूने कोई कांड किया? बोला नहीं जज साहब, काम का मेरा पिछवाड़ा सूद दिया। समझ रहे भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सड़क पे चल रहा था, अपना मूवी देख के आ रहा था, सूद दिया, पूरा मूवी का मजा खराब कर दिया। ठीक है भाई। तो अब यहां पे जज साहब जो है वो बोल रहे हैं हाँ भाई कोई वारंट तो है नहीं, कोई रीजन भी नहीं है, शक के बेसिस पे उठा के ले आए, जेल में डाल दिया, सुझा दिया भाई का। बोला वैसा है, तुरंत इसको रिलीज करो, तुरंत रिलीज करो इमीडिएटली। जब तुम्हारे पास साला कोई सबूत ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसने कुछ गलत किया, तो तुम इसको सूत रहे हो यहां पे। ठीक है भाई। तो विद इन 24 अथॉरिटी उस व्यक्ति को कोर्ट ले जाएगा। कोर्ट को अगर वजह रीजनेबल लगी कि भाई सही गिरफ्तार किया, तब तो उसे बोलेंगे साले की और सुताई करो। पर अगर कोर्ट को लगा कि ये तो रीजनेबल ही नहीं है, जबरदस्ती कैद किया हुआ है, तो तुरंत उसे इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा। तो याद रखना बेटा, अगर यदि कोर्ट को यह अरेस्ट या यह डिटेंशन इल्लीगल लगता है, तो कोर्ट रिलीज करने के ऑर्डर दे देता है, तो रिलीज करने का ऑर्डर पास कर देता है, ऑर्डर पास कर देता है और उस बंदे को तुरंत रिलीज कर दिया जाता है। तो ये स्टेप थे बेटा, ये स्टेप थे, याद रखना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और ये 5वां स्टेप।
तो इस तरीके से रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इस्तेमाल की जाती है और आप जो है बच जाते हो इसी वजह से। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। बेटा आरोपी को कोर्ट से जमानत तब मिलती है जब वो आरोपी हो। ये तो आरोपी नहीं है भाई, ऐसे ही सूद दिया खामखा इसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया कि हेबियस कॉर्पस क्या होती है। तो हेबियस कॉर्पस हमने पढ़ लिया, मैंडेमस हमने पढ़ लिया, सर्शियरी हमने पढ़ लिया, प्रोहिबिशन हमने पढ़ लिया। 4 तो हो गए, अब एक और बची है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। निम्नलिखित में से किस रिट का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसके बारे में माना जाता है कि वह सार्वजनिक पद धारण कर रहा है जिसका वह हकदार नहीं है। अब देखो बेटा, यह है बढ़िया चीज, अब तुम बढ़िया रिलेट कर जाओगे। यहां पे रिट यूज होती है को वारंटो। अब ये क्या सवाल है, क्या सीन है, मैं बताता हूं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है। कल को तुम रेलवे में जाके अफसर बनते हो, है ना। कल को मान लो तुम स्टेशन मास्टर लगते हो, टीटीई बनते हो, है ना, लोको पायलट बनते हो, कुछ भी बनते हो। तुम अपने पद पर गए, तुमने बढ़िया एग्जाम की तैयारी की, बढ़िया एग्जाम निकाला, ठीक है। तुमने एसएससी की तैयारी की, तुम एसएससी में जाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गए, जीएसटी इंस्पेक्टर लग गए, एक्साइज लग गए, जो लग गए, अपने पद पे पहुंचे। अब तुम्हें वहां पे जाके लग रहा है कि तुम्हारा एक कलीग है और तुम्हें उससे बातचीत करके लग रहा है कि साला ये फर्जी आदमी तो नहीं है, ये ससुरा एग्जाम देके पहुंचा यहां पे। अबे 2 धेले की नॉलेज नहीं है इसको, साला कुछ भी बता रहा है, कुछ भी उल्टी सीधी बातें करता है। तो तुम उससे कई बार उससे मजाक में पूछते, भाई तू सच में एग्जाम क्लियर करके आया ना भाई, ये तो दे के नहीं आया तू भाई, समझ रहे भाई। अब तुम्हें क्या होता है, मजाक में ठीक है, पर तुम्हें रोज शक हो रहा है कि यार साला इतना डम कैसे हो सकता है, ये एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर करके आया, ये एसएससी का एग्जाम क्लियर करके बैठा हुआ है यहां पे, लग तो नहीं रहा यार। तो तुम्हें एक दिन लगा कि यार इससे ना थोड़ा पूछताछ करते हैं, तुम्हें लग रहा है कि इससे पूछताछ करते हैं थोड़ा सा। तो तुमने बोला भाई एक बात बता, तू मेरा कलीग है, तूने एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर किया, मान ले, कब था तेरा एग्जाम, किस डेट में था। अब तुम्हें तो सारे स्लॉट्स याद है कि यार एनटीपीसी का मेरा एग्जाम तो उस 1 महीने के अंदर अंदर हुआ था। ये भाई साहब बोल रहे अरे यार वो एग्जाम तो ना वो अब तो यार इतना टाइम हो गया, कहां याद है, टाल दिया तुम्हें लग रहा है अरे साला मेरे को याद है, मैंने उस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की, मुझे अच्छे से याद है कि मेरा सेंटर कहां था, किस डेट को मेरा एग्जाम था। और ये बोल रहा है कि अच्छा चल ठीक है, ये बता कि तूने कोचिंग कहां से ली थी, तैयारी कहां से की। बोला नहीं मैंने तो तैयारी कहीं से नहीं, घर पे सेल्फ स्टडी की, यूट्यूब से की, बस हो गया। बोला अच्छा तो तेरा कितना स्कोर बना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी की तूने यूट्यूब से। बोला मैंने जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, मेरा हो गया एनटीपीसी क्लियर। बोला इंग्लिश, साला एनटीपीसी में इंग्लिश कब से आने लगी, समझ रहे हो तुम। बोला अरे यार आती तो है, मैंने तो इंग्लिश का पेपर दिया मस्त एकदम बढ़िया। तुम समझ गए, बोला साला ये फर्जी आदमी है, इसकी जगह कोई और एग्जाम देके इसको भर्ती करवा दिया है, समझ रहे हो भाई, बिल्कुल। अब तुम्हें लग रहा है कि साला ये तो कांडी आदमी रे। बोला अच्छा इंग्लिश में कितने सवाल आए थे। बोला इतने सवाल आए थे, इतने किए मैंने, इतने मार्क्स आए मेरे। बोला अच्छा। अब तुम्हें लग रहा है भाई ये तो फर्जी आदमी है साला। तो तुम क्या करते हो, अब तुम खुद तो इसके ऊपर केस करोगे नहीं, क्योंकि तुम खुद भी नौकरी में, तुम्हारे पास इतना कहां टाइम है कि तुम कोर्ट के चक्कर लगाओ कि ये फर्जी आदमी बैठा मेरे बगल में। तो तुम अपने किसी खास दोस्त को जो बाहर है, सिविलियन है नॉर्मल, तुम उसको बोलो भाई ऐसा करना है यार, एक बंदा है मेरे ऑफिस में, इसके खिलाफ साला वो को वारंटो की रिट इश्यू करवा दो। तो दोस्त पूछ रहा है तुम्हारा को वारंटो क्या है भाई। बोला ऐसा कर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा और एक कंप्लेंट डाल एक वकील के थ्रू कि इस राज्य में, इस विभाग में इस नाम का एक अधिकारी है जो गलत तरीके से इस पद को होल्ड किए हुआ है, इस सार्वजनिक पद को, इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। बोला ठीक है, उसने वकील के थ्रू अपील करवा दी, क्योंकि को वारंटो ऐसी रिट है जिसके लिए कोई भी अपील कर सकता है, कोई भी अपील कर सकता है, ठीक है। उसने, उसके दोस्त ने करवा दी, अपने दोस्त से करवा दी इसने। और जब इस बंदे को बुलाया गया, कोर्ट ने बुला लिया, बोला इधर आप बुलाओ साले को, कौन है ये फर्जी आदमी। तो जब इसको बुलाया, हाँ भाई
पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुए हो भाई, क्या बात है, स्टेशन मास्टर बने बैठे हो, क्या बात है, स्टेशन मास्टर बने हो तो ऐसा करो, प्रूफ दिखाओ, एविडेंसेस दिखाओ तुम्हारे पास। ऐसा करो, एडमिट कार्ड से शुरू करो, सीबीटी 1 का एडमिट कार्ड दिखाओ, सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड दिखाओ, फिर उसके बाद ऐसा करो अपना सीबीटी 1 के मार्क्स दिखाओ, सीबीटी 2 के मार्क्स दिखाओ, फिर तुम्हारा वो साइकोलॉजी वाला टेस्ट हुआ उसका रिपोर्ट बताओ, उसके बाद मुझे बताओ कि फिर तुम्हारा टाइपिंग वाला भी हुआ है उसका भी बताओ, और उसके बाद ये बताओ कि तुम्हारा जो है ज्वाइनिंग लेटर कहां पर है, कहां, सब कुछ कोर्ट ने मांग लिया। अब इसके पास, ससुरे के पास जो है कागज तो सारे हैं, कागज तो सारे हैं, पर पता इसको कुछ नहीं था, तो अब इसको कोर्ट को लग रहा है कागज तो इससे सारे दिखा दिए। बोला अच्छा बेटा ये बताओ कि स्टेशन मास्टर हो, अंग्रेजी में कितने मार्क्स आए थे, जज साहब भी चालू है। बोला सर अंग्रेजी में इतना नंबर का करके आया था, इतने आए थे। बोला अच्छा, डालो साले को जेल में, डालो साले को, इसको अंग्रेजी करके आया एनटीपीसी में, समझ रहे हो भाई। तो इस तरीके से अगर कोई इंसान पब्लिक ऑफिस को गलत तरीके से होल्ड करके बैठा हुआ है तो कोई भी इंसान उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकता है, और जो रिट कोर्ट इशू करेगा उससे पूछने के लिए कि किस अधिकार से तुमने इस पद को धारण किया हुआ है, उस रिट को बोलते हैं को वारंटो, अधिकार परीक्षा। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, समझ में आया कि नहीं, यस और नो। तो याद रखना बेटा ये है को वारंटो, तो याद रखना पूरा स्टेटमेंट देखो यहीं पे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके बारे में माना जाता है कि वह सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है जिसका वह हकदार नहीं है। क्लियर है भाई। अब एक चीज और बताता हूं, अब ध्यान से सुनो। अगर बाई चांस तुमको किसी के ऊपर शक है और तुमने केस करवा दिया, या तुमने ही खुद ने कर दिया, ये गलत तरीके से, फर्जी तरीके से आया है, और अगर वो प्रूफ हो गया कि वो फर्जी तरीके से नहीं आया, तो तुम्हारे ऊपर लगेगा मानहानि का केस, डिफेमेशन का केस। तुम्हारी 2 पीढ़ी कर्जा चुकाते चुकाते निपट जाएंगी। तो इसलिए पूरे एविडेंस जब हो ना, पूरा शक बढ़िया तरीके से कंफर्म हो जाए, तब ये कांड करना है भाई, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, रिट ऑफ मैंडेमस रिलेट्स टू, परम आदेश का रिट संबंधित है किससे, जल्दी बताओ। परम आदेश का रिट संबंधित है किससे, जल्दी बताओ। नमस्कार नवीन, नमस्कार। अबे मैंडेमस, मैंडेमस ससुरो, ये क्वॉशिंग ऑफ एन ऑर्डर पास्ड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, क्वॉश करना कहां था, मैंडेमस में था क्या क्वॉश करना, जल्दी बताओ। अबे अभी तो बताया, मैंडेमस बताया था ना मैंने। मैंडेमस मतलब कि किसी पब्लिक ऑफिशियल को या किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए बोलना। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी बाय एनी पब्लिक अथॉरिटी, आंसर ए होगा ना यार, कहां बी सी डी में जा रहे हो तुम लोग। और क्वॉशिंग ऑफ एन ऑर्डर पास्ड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, ये तो सर्शरी यूज होगी यहां पे, तो उत्प्रेषण कि पूरा फैसला ही क्वॉश कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ठीक है। इंक्वायरिंग इनटू द अथॉरिटी बाय विच अ पब्लिक ऑफिस इज बीइंग हेल्ड, उस प्राधिकारी के बारे में पूछताछ करना जिसके द्वारा कोई सार्वजनिक पद धारण किया जा रहा है, ये को वारंटो है, ये को वारंटो, अधिकार परीक्षा, अभी तो पढ़ा था। फिर प्रिवेंटिंग एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, किसी अवर न्यायालय को यानी लोअर कोर्ट को अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करने से रोकना, ये प्रोहिबिशन है, निषेध है, ये समझ रहे हो भाई, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन, को वारंटो, फिर ये सर्शरी और ये मैंडेमस। चलो नेक्स्ट। अब ये बताओ, देखो, ए इज बीइंग इलीगली डिटेन्ड बाय द पुलिस अथॉरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन एज वाइफ सीक फ्रॉम द कोर्ट टू सिक्योर हिज रिलीज। ए को पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है। ए की पत्नी उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अदालत से निम्नलिखित में से कौन सी रिट की मांग कर सकती है, बताओ। किस रिट के तहत उसकी बीवी उसे रिलीज करवा सकती है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे।
बहुत बढ़िया, हेबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। X is aggrieved by an order passed by District Court, New Delhi, without having jurisdiction. Which of the following writs is the proper remedy available to X? X नाम का एक बंदा है, X नाम के बंदे ने, देखो ध्यान से, X जिला न्यायालय नई दिल्ली द्वारा क्षेत्र अधिकार के बिना, मतलब क्षेत्र अधिकार भी नहीं था, दिल्ली न्यायालय का, दिल्ली हाई कोर्ट का, या फिर ये मान लो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, न्यू दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका क्षेत्र अधिकार भी नहीं था, उसके बिना एक पारित आदेश से व्यथित है। एक्स परेशान है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक आदेश के द्वारा, जो उसके क्षेत्र अधिकार के बिना ही उसने पास कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन से रिट एक्स के लिए उपलब्ध उचित उपाय है, बताओ। फैसला पारित हो चुका है, होने नहीं वाला है, हो चुका है, तो बताओ कौन सा। हो चुका है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला पारित कर दिया, एक्स के खिलाफ पारित कर दिया है। अब वो कौन से रिट इश्यू करवाएगा अपने आप को बचाने के लिए? पारित तो होने से रोकना नहीं है, पारित हो चुका है, बताओ। सर्श्योरेरी, वेरी गुड, है ना। प्रोहिबिशन तो तब होगा जब सुनाने वाला था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पर ये तो सुना चुका है, तो सुनाने में अब करेक्शन करना है। अब जो सुना चुका है उसमें करेक्शन करना है, तो करेक्शन कैसे होगा? सर्श्योरेरी से होगा करेक्शन। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि गलत फैसला सुना दिया है जी, सही करवाओ इसे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे फटकार दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, बोला साले अंधे हो क्या तुम, क्या फैसला सुनाते हो ये, ठीक है। तो सर्श्योरेरी रिट से उस पूरे फैसले को क्वॉश किया जाएगा और दोबारा से फैसला आएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये हमारे रिट्स के पूरा चैप्टर खत्म होता है। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे और कल से तुम्हारी सारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो फाउंडेशन बैच जिसको भी लेना है वो ले सकता है। इसी तरह से सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के सब यहां पे बढ़िया तरीके से आप कवर कर सकते हो, अगर अभी तक आपने इस फाउंडेशन में अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो। इससे बढ़िया जीके आपको नहीं मिलेगी, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा था, सबको साला सिलेबस खत्म करने की पड़ी रहती है। अपने साथ ऐसा सीन नहीं है, अपने पास यह है कि बच्चों से अगर पैसा लिया है तो उनको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिले, और कल को अगर वो 2-4 लोगों को बताए भी कि यार जीके हमने यहां पढ़ी, तुम भी पढ़ो, तो उससे ज्यादा खुशी हमें कहीं और नहीं होगी, और सिलेक्शन होगा तुम्हारा अगर डेडिकेटेडली तुम इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नहीं, आज 5:15 वाली क्लास नहीं है, अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास नहीं है, कल होगी, पर हां 9 बजे वाली क्लास है जो हमारी म्यूजिक की अटकी हुई है इतने दिनों से, ठीक है। चलो 9 बजे मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।